हेलो गाइस, वॉइस टॉक सीरीज के दूसरे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में भी मैं वॉइस ट्रेडर से रिलेटेड आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। और वॉइस ट्रेडर पर ये मेरी दूसरी और ये आखिरी वीडियो होगी। इसके बाद मैं ज़रूरी नहीं समझता कि वॉइस ट्रेडर पे कोई और वीडियो बनाया जाए, लेकिन आज जो मैं बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वॉइस ट्रेडर से रिलेटेड, आप लोग इसे अच्छी तरह से देखें और ध्यान से समझें। साथ साथ में वॉइस ट्रेडर जैसे जो भी स्कैमर्स आप कह सकते हैं, अगर आप उन लोगों के साथ जुड़ते हैं या उन्हें फॉलो करते हैं तो अपनी रिसर्च एनालिसिस ज़रूर करें। किसी पे ब्लाइंड फेथ ना करें, और ख़ास करके अगर जब भी आप किसी को फॉलो करते हैं तो जो भी वो आपके साथ शेयर करते हैं अपनी नॉलेज या व्हाटएवर, तो उसे आप अपने कसौटी पर जज कीजिए, राइट। और अगर आपको फिर सही लगता है तो आप निर्णय लीजिए, लेकिन जो भी बात करें वो लॉजिकल होना चाहिए और डेटाबेस ऐसा होना चाहिए जिससे आपको वो चीज़ें तार्किक लगे। अब अगर आप सिर्फ कोई सर्टेन रेशियोज़ के बारे में आपको बताता है, पास्ट में ऐसा हुआ था, कोई अगर इसके बिहाफ पे अगर ऐसा कहता है, इसके बेसिस पे कि मार्केट को यहाँ से ऐसे रिएक्ट करना चाहिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि जब तक बड़े प्लेयर्स मार्केट में क्या व्यू रख रहे हैं, उनका क्या मार्केट को लेकर के पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद ही आप मार्केट में अपने पोजीशंस बना सकते हैं। तो वॉइस ट्रेडर हमेशा अपने वीडियो में ये कहा करता था कि कोई बल्लम ये नहीं बता सकता है कि मार्केट कब गिरेगा। और वो बंदा पिछले साल 16,000 आई थिंक 700 और 800 पे जब निफ्टी था, वहाँ से उसने निफ्टी को शॉर्ट करना शुरू किया और निफ्टी 18,100 के आसपास पहुँच गया। तो वो दुहाई देता ऐसा फिर रहा था कि भाई मनी मैनेजमेंट आनी चाहिए, अगर मार्केट 19,000 भी चले जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, हेजिंग करके चलना चाहिए, और इसलिए मैं दूर की पुट बाई कर रहा हूँ, मार्च की पुट बाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सही है कि कोई बल्लम ये नहीं बता सकता कि मार्केट कब गिरेगा या मार्केट में कब फॉल आएगा, लेकिन आप में कम से कम इतने तो गट्स होने चाहिए कि आप ये अच्छे से कैलकुलेट कर सकें कि एक्सपेक्टेड कितने दिनों में ये मूव आ सकता है। अगर आप 1000 बार कहेंगे कि वीडियो आया, वीडियो आया, वीडियो आया, तो एक बार हो सकता है वीडियो आ जाए। और अगर एक बार ऐसा होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, आप मार्केट को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं। आप सिर्फ सर्टेन रेशियोज़ और पास्ट की हिस्ट्री को देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट में क्या घटने वाला है। जब तक आपको बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी की पता ना हो, जब तक बड़े प्लेयर्स क्या मार्केट के प्रति व्यू रख रहे हैं ये क्लियर ना हो, तो फिर आप पास्ट को देख करके पोजीशंस बनाते रहिए और पोजीशंस आपके कटते रहेंगे। साथ साथ में आप जो भी पोजीशंस बना रहे हैं उसका एक एसल तो होता है ना, या इवन जो बड़े प्लेयर्स मार्केट में होते हैं, चाहे FIIs हो, चाहे प्रॉप डेस्क वाले हों, सभी स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। ऐसी पोजीशंस बनाने से क्या फ़ायदा, ऐसे मनी मैनेजमेंट और ऐसे रिस्क मैनेजमेंट से क्या फ़ायदा कि आपने 16,700-800 के आसपास मार्केट को शॉर्ट किया और मार्केट 18,000 चला जाए। आपके अगेंस्ट में मार्केट 2,500 पॉइंट 3,000 पॉइंट चला जाता है और आपने हेजिंग करके रखा है, या मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जो भी वॉइस ट्रेडर कहते हैं। तो ऐसी हेजिंग और ऐसी मनी मैनेजमेंट आप ज़िंदगी भर करते रह जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आप करते रह जाएंगे मनी मैनेजमेंट, आप करते रह जाएंगे रिस्क मैनेजमेंट, आज कुछ नहीं आने वाला। बार बार आप लॉस में ही अपने पोजीशंस को काटोगे। ठीक है, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता है, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग डेटा बेस हो, आपके पास डेटा पॉइंट्स हो, तो आज नहीं हो सकता है, एक वीक या हार्डली 15 डेज या 1 मंथ के बाद एटलीस्ट आपने जो चीज़ें कैलकुलेट करा उसके अकॉर्डिंग मार्केट को होना चाहिए। अदरवाइज आप अपना SL लगाओ या अपनी पोजीशंस क्लोज करो और वेट करो फिर कि जहाँ पे पोजीशंस बनाने के कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं तो वहाँ पे पोजीशंस बनाया जाए। तो इसी सिलसिले में मैं आप लोगों के साथ आज कुछ चर्चा करने वाला हूँ कि जब मार्केट तकरीबन 18,100 के आसपास था, तब मैंने वॉइस
ट्रेडर के यूट्यूब चैनल पे कुछ कमेंट करा था और उस कमेंट का मैंने स्क्रीनशॉट भी ले रखा था। तो वो स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वाइस ट्रेडर डेफिनेटली अपने चैनल से ये सारे कमेंट्स डिलीट कर देते हैं या उन्होंने फ़िल्टर लगा रखा है, तो आपको तो शो होने नहीं देंगे। तो मैं ये आपको दिखाता हूँ और ऐसे मैं ये भी दिखाऊंगा कि एक बार नहीं, मैंने 2 बार, जब भी मैंने अपने डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कहा है कि मार्केट गिरने वाला है या यहाँ से मार्केट में फॉल पॉसिबल है और यहाँ पर मैं अपने शॉर्ट पोजीशंस बनाना प्रेफर करूँगा, तो मार्केट ने दोनों बार रिसेंट में वहाँ से डायरेक्शंस या रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल दिखाया है। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ उस स्क्रीनशॉट पे जिस पे मैंने वाइस ट्रेडर को कमेंट किया था और उसे एडवाइस भी करा था। तो ये आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो ये राज तरिबिल मेरे दूसरे यूट्यूब अकाउंट है और मेरा जो मार्केट का चैनल है वो ट्रेड फॉर द डे के नाम से है, आप तो जानते ही या देख ही रहे होंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये तकरीबन ये कमेंट जो करा था ये 15 या 16 सितंबर के आसपास वाइस ट्रेडर के यूट्यूब चैनल पे ये कमेंट करा था। Writing call and put R for hedging. By seeing green or red figure in the index option, one cannot decode that's meant for which direction. Since last 1.5 month, FIIs was continuously long in the future despite it. If यहाँ पे कमेंट पूरी तरह से ओपन नहीं है, ये हिडन है। तो आगे मैंने क्या लिखा था ये बता देता हूँ आप लोगों को हिंदी में भी, कि कॉल और जो भी पुट राइट करते हैं बड़े प्लेयर्स, वो हेजिंग के पर्पस से कहते हैं। ग्रीन और रेड फिगर यानी कि जो मैंने अपनी पिछले वीडियो में अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करा था कि अगर आपको एनईसी पर ग्रीन और रेड नंबर्स इंडेक्स ऑप्शंस में दिख रहे हैं बड़े, तो इससे कोई ये डिकोड नहीं कर सकता है या ये डिकोड नहीं कर पाएंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। साथ साथ में मैंने ये लास्ट की लाइन में कहा है कि तकरीबन 1.5 महीने से FIIs कॉन्टिन्यूसली लॉन्ग पोजीशंस फ्यूचर में बना रहे हैं। इसके बाद भी अगर आप मार्केट में गिरावट देख रहे हैं तो ये आप सपना देख रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसके बाद मैंने इससे पहले भी कुछ मैंने कमेंट करे थे और उसे मैंने कहा था भी कि आप अपनी पोजीशंस काट लो, क्योंकि वो बंदा 16,700 16,700 से निफ्टी को शॉर्ट किए जा रहा और निफ्टी 18,100 पहुंच गया। तो उसके बाद 18,100 से जब फॉल आना शुरू किया था, तो यहाँ पे देखिए मैंने उसी दिन या उसके आसपास 1-2 दिन आगे पीछे मैंने कमेंट करा था, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रेंड रिवर्सल एज FII इज नाउ accumulating its short positions in the future and macro like inflation data and trade deficit increase are triggers for market। तो जब मार्केट 18,100 के आसपास था तब मैंने ये कमेंट करा था कि यहाँ से FIIs अपने शॉर्ट पोजीशंस एक्यूमुलेट कर रहे हैं फ्यूचर में, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और दूसरे जो वजह है, जो मैक्रो जो डेटाज हैं जैसे कि इन्फ्लेशन का डेटा और ट्रेड डेफिसिट, ये भी मार्केट को गिरने के लिए एक ट्रिगर दे रहे हैं। इसके बाद मैंने, आप एक बार ठीक से आप लोग खुद भी इस कमेंट को पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा और जूम किए दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। तो ये कमेंट मैंने वाइस ट्रेडर को करा था। हालांकि यहाँ पर ऊपर वाइस ट्रेडर के कोई फॉलोअर्स होंगे जिसने मेरे इसके प्रीवियस वाले कमेंट पे 3-4-5 कमेंट मैंने करा था, उस पर ये इनका कमेंट था कि हु वाज द 16,000 CE कॉल ऑप्शन बायर इन 2020, हु वाज राइटिंग पुट्स इन दैट पीरियड। तो ये उनका था। इसके बाद मैं दूसरा कमेंट शो करता हूँ जब 18,100 पे था मार्केट। तो दूसरे कमेंट में मैं आपको लिए चलता हूँ। तो ये दूसरा कमेंट है जो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे ले रखा है। यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा, इफ़ आई वेयर एट योर प्लेस आई वुड क्रिएट माई शॉर्ट पोजिशंस टुडे एज अप ट्रेंड इज ओवर नाउ एंड ट्रेंड रिवर्सल बिगिंस एंड आई एडवाइज यू इट इज़ नेवर 100 DMA और 200 DMA दैट डिसाइड्स पीक ऑफ द मार्केट और ट्रेंड रिवर्सल, यू हैव अ बेयर। यहाँ पर भी मैंने वाइस ट्रेडर को कहा कि जब मार्केट एग्जैक्टली 18,100 पे था, ये कमेंट करा था कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं आज अपना शॉर्ट पोजीशंस
क्रिएट करता। अगर आप ये टाइम देखेंगे तो ये मैंने तकरीबन 3:15 के आसपास, यानी मार्केट उस समय ओपन था, उस समय कमेंट करा था वाइस ट्रेडर को कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आज मैं अपने फ्यूचर में पोजीशंस बनाता शॉर्ट साइड, क्योंकि यहाँ से अब ट्रेंड ओवर हो गया है और ट्रेंड रिवर्सल शुरू होता है। साथ साथ में मैं एडवाइस करता हूँ कि ये 100 डेज डेली मूविंग एवरेज और 200 डेज डेली मूविंग एवरेज ये डिसाइड नहीं करता कि मार्केट का पीक कब आया या कब आता है और यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। यू हैव ए बेयर, तुम बेयर माइंडसेट के हो और तुम हमेशा मार्केट का गिरने का ख्वाब देखते रहते हो। तो ये मैंने उसे ये कमेंट करा था, और इसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ था मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। 15 सितंबर के बाद से, यानी जब मार्केट 18,100 पे था, तो मार्केट वहाँ से गिरना शुरू हुआ, मार्केट में फॉल आना स्टार्ट हुआ और मार्केट वहाँ से 16,750 तक का डिप लगाया। तब मैंने दोबारा कमेंट किया था वाइस ट्रेडर को और कहा था कि यहाँ तुम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लो, क्योंकि वो बंदा 16,500 से शॉर्ट करता आ रहा था फ्यूचर में और उसे एवरेज करते जा रहा था, और शायद 18,000 तक भी एवरेज किया हो, मुझे पता नहीं। लेकिन जब मार्केट 16,750 का डिप लगाया तो मैंने उसे दोबारा कमेंट करा। वो कमेंट का स्क्रीनशॉट मैं नहीं ले पाया, तो उसे कहा मैंने कि यहाँ पे तुम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लो अगर प्रॉफिट में हो तो, अदरवाइज लॉस बुक करना है तो मिनिमम लॉस बुक करो, पोजीशन एग्जिट करो और अपने फॉलोअर्स की भी पोजीशन एग्जिट करवाओ, नहीं तो मार्केट फिर यहाँ से रिवर्सल लेगा और वापस ये 18,000 चला जाएगा और मे बी मार्केट 18,000, 17,000 और 18,500 के रेंज में घूमता रह जाएगा, उसी के बीच में डांस करता रह जाएगा और तुम्हारा ये मार्च अप्रैल का जो पुट है ये सारे जीरोस हो जाएंगे और लॉस तुम्हारे हाथ लगेंगे। ये चीज़ें मैंने उससे अगले कमेंट में करा, लेकिन ईगो ट्रिप पे बंदा ईगो ट्रिप पे ही रहा और वो अपने आप को बहुत तरम खा समझता है। उसने सुनील मिंगलानी हो या PR सुंदर हो या और भी कई यूट्यूबर से उसे बहुत खरी खोटी सुनाता रहता था, लेकिन खुद भी वही करता है जो बाकी लोग करते हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं सुनील मिंगलानी को और PR सुंदर को काफ़ी फॉलो करता हूँ, मैं भी सुनील मिंगलानी को पर्सनली और PR सुंदर को कोई ख़ास फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि PR सुंदर सिर्फ अपनी कोर्स बेचने के लिए सिर्फ वो एक ही साइड रहते हैं कि हमेशा सेलर ही कमाता है, हमेशा ऑप्शन सेलर ही प्रॉफिट बनाता है। ये ठीक है कि ऑप्शन सेलर्स की प्रोबेबिलिटी जो है, विनिंग प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा है, लेकिन मार्केट में ऑप्शंस बायर भी पैसा बनाते हैं और ऑप्शन सेलर से अच्छा पैसा कई ऑप्शन बायर बनाते हैं। तो यही था आज के वीडियो का मकसद। और इवन ये लास्ट टाइम जब मार्केट अभी 18,000 का टॉप बनाया था, 18,100 के आसपास या इस 18,000 के आसपास जब मार्केट गया था, तब भी मैंने कहा था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि FIIs अपने शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं कर रहे। यहाँ पे जो बुल्स हैं उन बुल्स को फंसाया जा रहा है। ये मूवमेंट जो है ये एक्चुअली ये अपसाइड का मूव जो है ये सस्टेनेबल नहीं होगा, ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और मार्केट को अल्टीमेटली नीचे ही जाना है। तो उस वीडियो का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं और मेरे आप प्रीवियस सारे वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं कि मार्केट उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करा है या नहीं रिएक्ट करा। तो जब भी मैं कोई भी स्टेटमेंट देता हूँ तो उसके पीछे का लॉजिक होता है। आप देखिए, आप मैं FIIs के डेटा को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करता हूँ, उसके खास करके फ्यूचर की जो पोजीशंस होती है FII की, तो फ्यूचर के पोजीशंस को मैं काफ़ी क्लोजली ट्रैक करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही मैं कोई निर्णय बनाता हूँ कि मार्केट में क्या होने वाला है। ये देखिए, मैं FIIs की बहुत ही रूटीनली और रेगुलरली FIIs के सारे पोजीशंस को देखता हूँ, उसे इंटरप्रेट करता हूँ और FIIs क्या करने जा रहे हैं, प्रॉप डेक्स या DIIs क्या करने जा रहे हैं, मार्केट में उनका क्या व्यू है, इसे मैं बहुत ही
क्लोजली ट्रैक करता हूँ और इसके वजह से ही मैं बता पाता हूँ या मैं ये एटलीस्ट समझ पाता हूँ कि बाज़ार में क्या होने की प्रॉबिलिटी बन रही है। मैं कोई सर्टेन रेशियोज़ और पास्ट में ऐसा हुआ था, इस लेवल से फॉल आया था तो फिर यहाँ से फॉल आनी चाहिए या आएगी, मैं ऐसी कोई मतलब आंख बंद करके कोई बात नहीं कहता हूँ। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हैं कब मार्केट मेरे अकॉर्डिंग मार्केट कैसा परफॉर्म करा, कैसा परफॉर्म नहीं करा। तो बस आज के लिए इतना ही और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ वाई स्टॉक सीरीज़ के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।